आमिर साहब, सादा अक्सरियत नहीं मिली इसलिए नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे। क्या ये तसव्वुर करें कि ये उनकी पॉलिटिक्स की कह लें कि ये एक फेयरवेल है? क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि नाराकशी इख्तियार कर ली है पॉलिटिक्स से, लेकिन फॉर्मली अनाउंस नहीं कर रहे। एक तो आपके सवाल में बुनियादी तौर पर जवाब भी है, पार्शियल जवाब भी है। मैं इसको एक और जाविये से देखता हूँ। मैं वो जाविया ये देखता हूँ कि जनाब, क्योंकि मखलूत हुकूमत चलाना इन हालात में बहुत ही मुश्किल काम था, तो नवाज शरीफ साहब मुश्किल काम से पीछे हट गए और उसके लिए उन्होंने अपने बरादर खुर्द को कुर्बानी का बकरा बनाया कि ये वाली जो मखलूत हुकूमत है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इसको चलाना बहुत मुश्किल काम है। पीपल्स पार्टी ने अपना जलवा दिखा दिया, उसने अपना रंग दिखा दिया कि वो ज़ाहिर है कि सिस्टम को गिरने नहीं देंगे, लेकिन वो अपने आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो एक अक़लियती हुकूमत को चलाने के लिए फिर आपको एमक्यूएम को कभी मनाना होगा, कभी आपको दीगर जो दो अशखास के ऊपर पार्टी है जो एमएनएस पर है, 3 एमएनए पे, उसको मनाना होगा। तो कॉन्स्टेंटली जो है जो मुस्लिम लीग की हुकूमत है वो ब्लैकमेल होती रहेगी, दबाव का शिकार रहेगी। फिर एक और बात समझनी कि एक बड़ी मजबूत किस्म की ओपोजिशन कौमी असम्बली के अंदर भी होगी। फिर एक और बात भी समझनी कि आपको मईशत के हवाले से बड़े मुश्किल पे फैसले करने हैं, और ये भी ध्यान में रखिए कि SIFT जैसा इदारा एक सुप्रा बॉडी भी है। अच्छा, अगर नवाज शरीफ साहब ने जो PDM के दौर में किया था कि उन्होंने बाहर से बैठ के मुदाखलत की, इसकी वजह से आपने देखा कि डार साहब की वापसी हुई और बिल्कुल मईशत का पॉल्यूशन निकल गया। इसको बड़ी मुश्किल से जो है हमारी केयरटेकर गवर्नमेंट ने दोबारा मतलब उसके ऊपर लाए हैं, पटरी पे लाए हैं, और उसमें आपने देखा कि रुपये को स्टेबलाइज किया। एक कम से कम स्टेबिलिटी का मसले हल नहीं हुए, लेकिन एक स्टेबलाइजेशन का एक आपको लग रहा है थोड़ा बहुत ना। तो अगर वो फिर वही वाली हरकतें हुई जो उस दौर में हुई थी, वो तो बड़ी खतरनाक होंगी। तो ये मैं इनकी हिम्मत को दाद देता हूँ शहबाज शरीफ साहब की, और अपने भाई के लिए जो उनकी कुर्बानी है उसको तारीफ नहीं भूलेगी। आप सोचे ना कि सबसे मुश्किल काम उन्होंने अपने लिए अपने जिम्मे ले लिया, फिर उन पर एक और दबाव होगा, और दबाव को आप कम मत समझिए। वो दबाव होगा कि जनाब नून लीग जो है वो उसके अंदर, जैसे मरियम साहिबा चला रही है पंजाब को, तो वो एक ज्यादा मतलब हार्ड लाइनर है, तो वो हार्ड लाइनर जो है उसका भी दबाव आ रहा होगा शहबाज शरीफ साहब पे। अच्छा। तो पंजाब में जब वो हुकूमत चलाएंगी तो जाहिर है कि हमें पता है, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा, जो फैमिली के अंदर एक सेक्शन है, पावर कसल है, आप माने लोग तरदीद करते रहे कि जी सब एक चीज़ पिलाई हुई दीवार है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उनका जो एक रेडिकल आइडियाज होगा उसका भी प्रेशर आएगा। तो सलूट टू शहबाज शरीफ साहब, और वो कैसे इस मसले से निकलेंगे ये मेरे और आपके लिए बुनियादी सवाल होना चाहिए। बिल्कुल मुजम्मिल साहब, जिस तरह आमिर साहब भी कह रहे हैं कि खासे प्रेशर्स हो सकते हैं शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा पर, तो फिर बिलावल साहब के बारे में हम सुनते थे कि नथिंग शॉर्ट ऑफ बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर। पीपल्स पार्टी कहती थी कि बिलावल वजीर आज़म चाहिए हमें। अब आकर वो इस डायरेक्शन में इसीलिए नहीं जा रहे कि चैलेंज बहुत गंभीर दिखाई दे रहे हैं उनको? नहीं, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि PTI उनको वजीर आज़म के लिए नामजद कर दे, और बार बार PTI से रब्ता किया। अगर PTI बिलावल की हिमायत कर देती तो वो वजीर आज़म बन जाते, और लेकिन PTI ने उनकी हिमायत नहीं की, तो वो कैसे वजीर आज़म बन सकते थे। अब इसके बाद एक ही सूरत हाल रह गई थी कि यहाँ वो नवाज नून लीग की हिमायत कर देते, यहाँ ये सिस्टम गिर जाता। सिस्टम गिर जाता तो उसकी कैजुअलिटी पीपल पार्टी भी होती। सिस्टम गिर जाता तो पीपल्स पार्टी उसमें से शहीद बन के तो नहीं निकल सकती थी, हलाकत तो पीपल्स पार्टी की भी होनी थी। सिस्टम में ही उनकी जान है। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने सिस्टम को जान दी है। और लेकिन चूंकि बिलावल साहब इतनी हार्ड लाइन इलेक्शन में ले चुके थे कि अब वो शहबाज शरीफ की कैबिनेट में कैसे बैठते, मतलब बतौर लीडर आप बताएं कोई फेस सेविंग है बिलावल के पास कि वो शहबाज शरीफ की कैबिनेट में बैठ जाए? दोबारा वजारत नहीं बैठ सकता वो, लेकिन सिस्टम को बचाना भी उनकी मजबूरी थी। लिहाजा एक बंद गली में मौजूद थी पीपल्स पार्टी, उसके पास वाहिद रास्ता था कि तहरीक इंसाफ उसके साथ मुफाहमत कर लेती, जो नहीं हो सकी। तो बंद गली का जो फैसला है वो पीपल्स पार्टी का सबके सामने है। अब ये बात है कि कब पीपल्स पार्टी एक दफा जब वजीर आजम को एतमाद का वोट मिल जाता है, वो इलेक्ट हो जाता है, फिर आपको हटाने के लिए 172 चाहिए। 172 तो पीपल्स पार्टी और PTI के मिलकर नहीं बनते। सही नहीं तो बिलावल साहब, मैं समझता हूं कि एक दफा शहबाज शरीफ बन गए तो वो हटाने की पोजीशन में नहीं होंगे। ठीक है, मुजम्मिल साहब ये बताइए कि बिलावल साहब बन जाएगा जिसमें किसी के पास उनको हटाने की ताकत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ये जो आईनी ओहदे मुजम्मिल साहब पीपल्स पार्टी सुना डिमांड कर रही है, तो उसमें फिर मुस्लिम लीग नवाज को इससे कोई मसला नहीं होगा कि लास्ट टाइम भी आप गवर्नमेंट का फेस नहीं बने, सारी तनकीद हमने बर्दाश्त की, प्रेशर हमने बर्दाश्त किया, इस बार भी आप वही डील मांग रहे हैं? गवर्नमेंट का फेस वो बनने के लिए तैयार है अगर कोई उन्हें वजीर आजम बनाने के लिए तैयार हो। अगर वजीर आजम बनाने के लिए तैयार नहीं उनके,
तो अब वो कैसे शहबाज शरीफ के वजीर खारजा बन जाए इन सारी तकरीरों के बाद? कुछ अच्छा 15 दिन तो हुए ही तकरीरें किए हुए, 2-3 माह 4 माह बाद बन जाएंगे, 6 माह बाद। अभी तो मतलब 10 दिन नहीं गुजरे कि वो कह रहे थे कि शहबाज शरीफ मुल्क का नालायक तरीन वजीर आजम है, और अब उन्होंने शहबाज शरीफ को वजीर आजम का दोबारा वोट देना है, फिर उसकी कैबिनेट में हलफ भी ले लेते तो जमीन बोस ही हो जाते बिलावल साहब। उनके पास क्या रास्ता है इस वक्त, सवाए इसके कि वोट भी दें और चुप करके बैठ जाएं और कोई ठंडा होने का इंतजार करें और फिर कैबिनेट में वापस आ जाएंगे। इसमें ऐसी कौन सी बात है, किसी भी स्टेट में वापस आ जाएंगे। सही। आमिर साहब, आप भी यही समझते हैं कि यही वजह है पीपल्स पार्टी की आईनी ओहदों की डिमांड की, कि एक तो उनको सपोर्ट नहीं मिली पीटीआई की, और दूसरी चीज़ बिलावल साहब का बयानिया जो एंटी नवाज सेंटिमेंट लेकर वो पंजाब में पॉलिटिक्स में एंटर होना चाह रहे थे? इसको एक और जाविये से देखें, जिसको हमारे दोस्त उसकी पीपल्स पार्टी की मजबूरी बता रहे हैं। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट। अपनी जो सियासी शतरंज हो रही है उसमें सबसे जहानत से पीपल्स पार्टी चल रही है। तो देखें, बड़ी पार्टी नहीं, चुबन के करीब नशिस्तें हैं, उसमें वजीर आजम अगर उनका बनता भी तो इंतहाई कमजोर बनता। तो उन्होंने फोकस वो सिंध पे करेंगे और फोकस वो जनाब बलूचिस्तान पे कुछ करेंगे, गवर्नमेंट बन जाए, और उनको अगर आईनी 2-3 ओहदे भी मिल जाते हैं, प्रेसिडेंट का मिल जाता है, कौमी असम्बली का मिल जाता है, तो अपने साइज से वो ज्यादा बड़ी चीज ले रहे होंगे। अच्छा, उसके साथ साथ जो है उन्होंने ये ऑप्शन खुला रखा है कि जब चाहे वो इस हुकूमत को दबाव में लेकर आए और जब चाहे इसको गिरा दें। ये बहुत अहम बात है। और ये जो प्रेशर होगा, ये नून लीग इसकी कहते हैं कि गर्मी को बड़ी शिद्दत से महसूस करेगी, लेकिन एट द सेम टाइम नून लीग इस पोजीशन में नहीं है कि उस पूरे खेल में अपने आप को पुल आउट करे, क्योंकि वो अपने आप को कमिट कर चुकी है, उसने वादे किए हुए हैं, और डायरेक्ट उसने अंडर परफॉर्म किया है इंतखाबात के अंदर, बहुत बुरी तरह से अंडर परफॉर्म किया है। पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल पंजाब की सियासत में आने के लिए वो नून लीग की बी टीम के तौर पे नहीं नजर आना चाहते। बिलावल एक मतलब फिर अगर इनके बन जाते हैं, मतलब बी टीम बनती है पीपल्स पार्टी के, उनके वजीर खारजा बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, तो वो अपने आप को भी अंडरमाइन कर रहे होंगे। तो आज उन्होंने ये किया है कि जनाब एज ए ऑल्टरनेट फोर्स, यानी कि पीटीआई अभी तक इन द रेड है, पीटीआई को भी तक एक खुल के काम करने की जगह नहीं मिली है, तो ऑल्टरनेट के तौर पर उन्होंने अपने आप को प्लेस किया हुआ है विदाउट डैमेजिंग द सिस्टम। आमिर साहब, लेकिन सॉरी टू कट यू हियर, अब जरदारी साहब ये कहते हैं कि जो रिकंसिलिएशन है उसमें तहरीक इंसाफ भी रिकंसिलिएशन प्लान का हिस्सा होना चाहिए, और है हमारी रिकंसिलिएशन का। लेकिन फिर आज शेर अफजल मरवत ने कहा कि जरदारी साहब ने राब्ता करने की कोशिश की, हमने जवाब नहीं दिया। तो इसमें फील्ड ना होने का मसला है, या पीटीआई का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ही है, किसी से बात ही नहीं करनी, बैठना ही नहीं है? देखिए, रिकंसिलिएशन के 2 लेवल्स होते हैं। एक तो लेवल ये होता है कि आप एक किसी भी सियासी जमात को उसके लेजिटिमेट पॉलिटिकल स्पेस दें काम करने के लिए, क्योंकि उसको मैंडेट के हिसाब से मिलना चाहिए। जो लोग उसके मई के वाकयात में मुलविस हैं, उन पर मुकदमा चलाएं, बिल्कुल समझ में आता है। लेकिन जो नहीं है, जो इलेक्शन लड़ चुके हैं, उनको एज ए पोलिटिकल पार्टी लड़ने दें। ये ना करेंगे कोई झंडा लेके पीटीआई का चल रहा हो तो उसको डंडे मारे। तो ये तो बड़ी लेजिटिमेट मेरे ख्याल में जगह बनती है। ये रिकंसिलिएशन का एक लेवल है। दूसरा लेवल ये होता है कि जो मुखालिफ सियासी जमातें वो आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करें। अच्छा, अब ये लेकिन डेमोक्रेटिक राइट है कि गुफ्तगू करें, और ये भी एक आपका इंतखाब है जमहूरी कि आप गुफ्तगू ना करें, ठीक है। आप उसके ऊपर किसी को तनकीद नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि आप गलत कर रहे हैं। अब पीटीआई की जो पूरी सियासत का इमारत है वो इस बात पे खड़ी है कि जी हम नफी में हैं, हम नहीं मानते, ना नून लीग को मानते, ना पीपल्स पार्टी को मानते, ठीक है ना। तो वो उनकी सियासत है। अगर वो इसकी नफी करेंगे तो जो उन्होंने नैरेटिव बनाया वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। तो उनकी भी मजबूरी है कि वो अपने बयानिए के कैदी बन चुके हैं, और वो उसके ऊपर अगर वो चलना चाहते हैं तो लेट देम, कोई इसमें हर्ज नहीं है। ठीक है, पॉइंट आ गया। पीपल्स पार्टी भी ये कह सकती है कि जी हम वी आर डेमोक्रेटिक पार्टी, और जो मतलब एक जमाने में उनका रवैया होता था एमआरटी से पहले कि जी जो भुट्टो के उसमें मुलविस है उनकी शहादत में बात की करी, बाद में उन्होंने तशद्दुद दिखाई और उनके साथ बैठे एमआरडी में। सही। तो ये अलग अलग पार्टी की प्रायोरिटी होती है कि कब कौन सा प्रायोरिटीज हैं मुख्तलिफ पार्टीज की। ठीक है, हार्ड लाइन इज ऑल्सो, हार्ड लाइन भी चलती है पॉलिटिक्स में। सही। मुजम्मिल साहब, आप जो आमिर साहब भी बात कर रहे हैं, जी आमिर साहब भी कर रहे हैं, मुजम्मिल साहब, वो ये रिकंसिलिएशन के हवाले से अब पीटीआई का जो बयानिया है, पहले वो जमात इस्लामी की तरफ जाते हैं, जमात इस्लामी खुद इनकार कर देती है, केपी की बात कर रहा हूँ, और वो पीपल्स पार्टी की तरफ से जो ऑफ़र है उसको वो कबूल नहीं करते। तो फिर उनका फ्यूचर क्या है? अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारा नंबर 140-150 के करीब था, लेकिन हुकूमत साजी के लिए वो तैयार भी नहीं है, तो फिर फ़ायदा उस मेजॉरिटी का आपको क्या लगता है कि क्या वजह है? देखें, ये आज की बात नहीं है। हमने बानी पीटीआई को एज अपोजिशन भी ट्राई किया है, वो किसी के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं, और एज प्राइम मिनिस्टर भी तैयार किया है।
मैं ये बात नहीं मानता कि बात ना करना कोई जमहूरी रवैया है और ये डेमोक्रेसी है जब आप ऐलान करते हैं कि मैं बात नहीं करता। बिलखसूस जब आप प्राइम मिनिस्टर हो तो आपको सबसे बात करनी पड़ती है, क्योंकि आप पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और आपका काम है सबको साथ लेकर चलना है। तो जो आदमी बतौर प्राइम मिनिस्टर साथ वाले कमरे में नाराज होकर बैठा रहे ब्रीफिंग में, उसको आप मुल्क का कैसे वजीर आजम कह सकते हैं, जिसकी छोटे बच्चे की तरह नाराज। और मैं इसको कोई जमहूरी रवैया नहीं, मैं इसको गैर जमहूरी रवैया मानता हूं, आमराना रवैया। नफी ये है कि मैं दूसरे की हकीकत को तस्लीम ना करना कोई नफी नहीं है। दूसरे की हकीकत को तस्लीम ना करना आमरियत और फैशिज्म है, जमहूरियत नहीं है। कि जब आप कहते हैं कि मेरे अलावा कोई ठीक नहीं है और मैं ही सिर्फ पैदा हुआ हूं इस दुनिया में ठीक इंसान और बाकी सब गलत पैदा हुए हैं, तो इसको जमहूरी कहना जमहूरियत के ऊपर बहुत बड़ा तोहमत है। इसको हमें फैशिज्म और आमरियत कहना चाहिए। और एक सियासी जमात का ऐसा रवैया उसको आज इस स्टेज पे ले आया है कि उसमें और दहशतगर्द जमात में फर्क करना बहुत मुश्किल